तो तुम याद नहीं दिला सकते हो क्या? चलो चलो भाई, चलो चलो। आवाज नहीं। हाँ, ऑनलाइन वाले, अब आ रही है आवाज? एक बार बताओ। आ रही है तो आप पालक के बारे में वापस लिखोगे, आप सुनोगे। ठीक है, यानी कि पालक दो प्रकार का, एक देसी पालक और विदेशी पालक। एक साइड लिखना है देसी पालक और एक साइड विदेशी पालक। देसी पालक का नाम है देसी पालक, बीटा वल्गेरिस प्रजाति बेंगलासिस। बीटा वल्गेरिस प्रजाति बेंगलासिस। और विदेशी पालक का नाम है स्पेंसिया ओलेरेशिया। विलायती पालक भी बोल सकते हैं इसे, विदेशी पालक या विलायती पालक, फॉर्जनर स्पिनच बोलते हैं विलायती पालक। विलायती पालक का नाम है स्पेंसिया ओलेरेशिया। कुल दोनों का इंपोर्टेंट है चिनोपोडियेसी। जेट के अंदर क्वेश्चन भी आ रखा है, चिनोपोडियेसी। कुल चिनोपोडियेसी इंपोर्टेंट है। ठीक है, कुल। फिर औसतन दोनों की बीज दर लिखनी है। बीज दर 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर। 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगला, पालक की पत्तियों में विटामिन ए व फेरस यानी कि फोलिक अम्ल बोल सकते हैं इसे, फेरस को फोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए और फेरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और किचन गार्डनिंग के लिए, गृह वाटिका के लिए सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी है? पालक। गृह वाटिका हेतु सबसे उपयुक्त सब्जी पालक है। अगला पॉइंट, अब पालक की किस्में लिखनी है। किस्में वो भी अपने सिलेबस के सिर्फ कौन सी है? देसी पालक है। जॉबनेर ग्रीन इंपोर्टेंट किस्म है, जॉबनेर ग्रीन। दूसरी ऑल ग्रीन, तीसरी पंजाब ग्रीन। जॉबनेर ग्रीन, ये तीनों इंपोर्टेंट है। जॉबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, क्यों हरे रंग का होता है ना पालक, पंजाब ग्रीन। जॉबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन। इसमें से पूछे कि प्याज की पालक की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? जॉबनेर ग्रीन उत्परिवर्तित, म्यूटेशन के द्वारा तैयार की गई किस्म है। इसके अलावा पूषा हरित, पूषा ज्योति, पूषा भारती, ये सारी के सारे पूषा लगा के ज्योति भारती। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी दिव्या भारती ज्योति। ठीक है, ये सारी सारी पालक किस्में सबसे इंपोर्टेंट है तीनों, जॉबनर ग्रीन, ऑल ग्रीन और पंजाब ग्रीन। और लास्ट लिखना पालक की तोड़ाई। पालक की तोड़ाई अपन क्या पत्तियों के रूप में करते हैं? तो पालक की तोड़ाई 4 से 6 पत्ती अवस्था पर की जाती है। पालक की तोड़ाई 4 से 6 पत्ती अवस्था पर की जाती है। ठीक है, ये पालक कंप्लीट हो, यानी सब्जी अपनी क्या हो गई? कंप्लीट। अगली हेडिंग डालनी है, फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले वर्णक, यानी कि कौन से वर्ण के कारण सब्जी फल का रंग क्यों होता है? खट्टा मीठा, काला पीला, ठीक है, कड़वापन, जहरीलापन, विषैलापन क्यों होते हैं, अपन वो बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन को लिखना है आम का पीला रंग। आम का पीला रंग किसके कारण होता है? आम का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, दूसरा लिखना है क्या? पपीते का पीला रंग, इंपोर्टेंट करके, पपीते का पीला रंग इंपोर्टेंट है कैरिका जैंथिन के कारण। कैरिका जैंथिन के कारण, कैरिका जैंथिन के कारण। नेक्स्ट, पपीते व अमरूद का लाल रंग। पपीते व अमरूद का लाल रंग, पपीते व अमरूद का लाल रंग लाइकोपिन, लाइकोपिन।
अगला पॉइंट, आंवला व अनार में कड़वापन, आंवला व अनार में कड़वापन, आंवला व अनार में कड़वापन। टैनिन, किस कारण होता है? टैनिन का। केले में सुगंध, टैनिन, आंवले व अनार में कड़वापन, टैनिन सामने लिखा हुआ है। केले में सुगंध, केले में सुगंध, आइसोपेंटाइन, आइसोपेंटाइन। नींबू वर्गीय फलों में सुगंध, नींबू वर्गीय फलों में सुगंध, नींबू वर्गीय फलों में सुगंध, नींबू वर्गीय फलों में सुगंध। एस्पेरिडिन, 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 नींबू वर्गीय फलों में सुगंध, एस्पेरिडिन। अगला पॉइंट, नींबू वर्गीय फलों के जूस में कड़वापन, नींबू वर्गीय फलों के जूस में कड़वापन, नींबू वर्गीय फलों के जूस में कड़वापन, नींबू वर्गीय फलों के जूस में कड़वापन। तो वो है लिमोलिन, लिमोलिन, लिमोलिन। अगला पॉइंट लिखो, आंवला, आंवला के बाद लिखो, बेल पत्र में कड़वापन व औषधीय तत्व, बेल पत्र में कड़वापन व औषधीय तत्व। बेल पत्र में कड़वापन व औषधीय तत्व। मार्मेलोसिस, मार्मेलोसिस, मार्मेलोसिस। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपिन के, लाइकोपिन। टमाटर में विषैला तत्व, सेपोनिन, टमाटर में विषैला तत्व सेपोनिन, टमाटर में विषैला तत्व किस कारण? सेपोनिन। और टमाटर में कैंसर प्रतिरोधी तत्व, कैंसर प्रतिरोधी तत्व टोमेटाइन, टोमेटाइन, टोमेटाइन। अगला, मिर्च के लिखा रखे तीखापन, लिखा रखा है ना? ठीक। बैंगन, बैंगन में विषैलापन, बैंगन में विषैलापन, सोलोसिडिन, सोलोसिडिन, बैंगन में विषैलापन, सोलोसिडिन। अगला पॉइंट, बैंगन का बैंगनी रंग, एंथोसाइनिन। अगला, आलू में हरापन, सोलेनिन।
सोलेनिन, सोलेनिन। अगली बार लिखो, गाजर का लाल या गुलाबी रंग, लाल या गुलाबी रंग, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। अगला, गाजर का पीला या नारंगी रंग, गाजर का पीला या नारंगी रंग, गाजर का पीला या नारंगी रंग, कैरोटीन, कैरोटीन। दूध का पीला रंग भी किसके कारण होता है? कैरोटीन के, कैरोटीन। ठीक है, अगली बात करें, मूली में तीखापन, मूली में तीखापन, आइसोथायोसाइनेट, 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 आइसोथायोसाइनेट। पत्ता गोभी में तीखापन, पत्ता गोभी में तीखापन, पत्ता गोभी में तीखापन, सिनीग्रीन, सिनीग्रीन, पत्ता गोभी में तीखापन, सिनीग्रीन। पत्ता गोभी में एंटी कैंसर तत्व, पत्ता गोभी में एंटी कैंसर तत्व, पत्ता गोभी में एंटी कैंसर तत्व, यानी कैंसर के विपरीत कार्य करने वाला तत्व, इंडोल 3 कार्बोनिल, इंडोल 3 कार्बोनिल, इंडोल 3 कार्बोनिल। प्याज के लिखा रखे क्यूरासिटिन, पीला रंग, लाल रंग, तीखापन, एलाइल प्रोपल्डाइल। लहसुन के लिखा रखे ना। चलो अगली बात करें, कद्दू वर्गीय में कड़वापन, कद्दू वर्गीय में कड़वापन, कुकुरबिटासिन, कुकुरबिटासिन। कद्दू वर्गीय में कड़वापन, कुकुरबिटासिन। और करेले में कड़वापन, स्पेशल करेले की बात करें, करेले में कड़वापन, करेले में कड़वापन, मोमोरडिकोसाइट, मोमोरडिकोसाइट। क्योंकि करेले का नाम ही होता है मोमोरडिका चेरेंसिया। क्या नाम होता है? मोमोरडिका चेरेंसिया। इससे नाम पड़ जाएगा मोमोरडिकोसाइट। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, कुरकुमिन, कुरकुमिन। हल्दी का पीला रंग, कुरकुमिन, कुरकुमिन। ओके, इसी के साथ ये अपने हो गए फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले वर्णक। ठीक है, इसी के साथ अपनी ओलेरिकल्चर कंप्लीट। लास्ट दो टॉपिक, पीएचडी, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट आपके 3 और 4 दिन का सिलेबस बचा है। इसी के साथ आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर में आप फ्री हो बिल्कुल। मतलब लॉन्ग ईयर के अंदर एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी ज्यादा लिखाते हैं, इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग ईयर के अंदर माना जो स्टार लगा है ना, वो स्टार स्टार आपको पढ़ाए। और आप पुराने, आपको जो पीडी चौधरी की बुक दी गई है उस बुक से मिलान कर लेना, तो पुराने जितने भी क्वेश्चन है 99% क्वेश्चन अपने इस नोट से सॉल्व हो जाएंगे। ट्राई की किसी ने? अरे मिला है क्या? हो रहे सोल्व या नहीं हो रहे? तो ऐसे समझो पिछले 10 साल के पेपर सारे के सारे अपने इस शॉर्ट नोट्स से सोल्व हो रहे हैं। तो ऐसे रहने कि इस बार कोई अलग से आ जाएगा।
ऐसा ही आना, एक दो क्वेश्चन उलट पलट पूछते हैं, उनको छोड़ देना, बात खत्म। आगे बात समझ में? बाकी पेपर यही आने हैं, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन आएंगे वो किसी के सही नहीं होते, 1% लड़कों के सही होता है बस, बाकी वो ऐसे क्वेश्चन किसी के सही नहीं होते, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुक्का नहीं मारना। आगे बात समझ में? चलो, आपने कभी क्वेश्चन सुना ही नहीं, उसमें तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। रिजल्ट आ गया क्या टेस्ट का? क्या टेलीग्राम के अंदर है, डाला हुआ है क्या? ये प्रकाश कुमार, एग्रीकल्चर 39 पॉजिटिव, बायोलॉजी 33 39। प्रकाश बायोलॉजी में कम कैसे हो रहे भाई? क्या टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी में? क्या चल रहा है? ऐसे तो दो जनों ने मेरे नाम पे कल क्रॉस मारा है। ईमानदार से बता दो किस किस ने मारा, उसको क्या टॉपिक से समस्या है वो बताओ। देखो, जरूर नहीं है कि मेरा हर किसी को समझ में आए भाई, जरूर थोड़ी है। किसी को मेरी शक्ल देख के नफरत होती है, उनको समझ में कहां से आएगा? क्यों भाई? जो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनको मेरा पढ़ा हुआ तो कहां समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मेरे सारों को समझ में आ जाए। अब कल जो फीडबैक लिया था उसमें से टोटल 100 जैसे पर्चे थे, 100 में से 98 पर्चे के ऊपर तो मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, किसी के ऊपर 5 स्टार, किसी ने 10 स्टार, किसी ने फेवरेट टीचर, साथ में इंस्टा आईडी। वो कौन था? इंस्टा आईडी पास नहीं थे, इसकी राइटिंग में जानता हूँ, ठीक है। तो दो थे, केमिस्ट्री के सर जोरदार, बायोलॉजी जोरदार, एग्रोनॉमी जोरदार, हॉर्टिकल्चर के सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अपनी थे, कौन थे तुम? कपिल? कपिल नहीं, जो भी। अब देखो, मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ आपने क्यों लिखा, लिखो, रियलिटी है वो लिखो। अब आप यदि मेरी व्यक्तिगत पर्सनल दुश्मनी लेके चल रहे हो तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और देखो आप, अब जिसने क्रॉस किया हुआ के बोलो सही कहा, हाँ भाई सर मुझे, जैसे आपने केमिस्ट्री में क्रॉस किया कि सर हमें आवत सारणी समझ में नहीं आई, या सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बायोलॉजी में आपने बोल दिया सर ये समझ में नहीं आया। तो मेरे ऐसे टॉपिक कौन से, वो तो बताओ कि सर इस टॉपिक में आपकी समस्या आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा? अरे है क्या भाई? दो जने कौन थे? है? नहीं, उनको पूछ लिया, वो भी नहीं है। अब नहीं है तो आप ऐसे पर्सनल, अब पर्सनल दुआ तो थारी कॉकर मिटाएगा, मिटनी को नहीं। प्रकाश कुमार 39 33। प्रकाश, इसमें क्या चल रहा है? ये टैक्सोनॉमी चल रही है क्या? सेल वाला? सेल वाला तो सिंपल ही है ना, 435। पास, पास तेरे क्या समस्या आ रही है? पढ़ता नहीं है रमेश? पार्स रूम पे पढ़ता नहीं है क्या? प्रकाश, तेरे पास है मौका इन सब से आगे जाने का, तेरे पास है कैटेगरी सबसे बड़ी ये है, ठीक है ना। और ये रही तो मैं तेरे गारंटी देता हूं तो रैंक मारेगा, ठीक है। 400 प्लस हर टेस्ट में, 400 से नीचे मत आ देना, तेरी रैंक श्योर है राजस्थान के अंदर, कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। यानी कि एससी कैटेगरी तो आराम से हो जाएगा। और स्वरूप सिंह तेरे क्या समस्या है छोरे? टेस्ट क्यों नहीं दिया? पिछले दिया इसलिए क्यों नहीं दिया है? रोता फिरना है क्या? दांत निकला तुम्हारे खींच के। हाँ, पारस, पारस ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बनाऊंगा मुर्गा आगे लागे पूरी क्लास, सुन रहा है ना? अरे सुन रहा है नहीं सुन रहा है? अगले टेस्ट में मैं छोड़ूंगा नहीं, 450 से कम रहेगा ना तो हाथ पाव बांध के इंस्टीट्यूट। हाथ तो नहीं बांधता तेरे को पता, पीटता तो ही, ठीक है ना। वो इस बार से अप्लाई है,
निर्मा, इस बार निर्मा क्या जची तेरे? बायोलॉजी में यार पॉजिटिव कम हो रहे हैं तुम्हारी, क्या समस्या आ रही भाई है? इसमें सेल नहीं थी इस बार टेस्ट में, सेल के कितने क्वेश्चन थे? सेल नहीं, सेल भी समझ में नहीं आ रही, सेल डिवीजन समझ में नहीं आया, कोशिका विभाजन वो थोड़ा हार्ड है, उसको ढंग से देखना पड़ेगा, एक बार मोहन जी को बोल देंगे और रिवीजन करा देंगे, ठीक है? क्योंकि सेल डिवीजन उसमें कंफ्यूज होता है, सारी एक जैसी अवस्था आ रही है, किसमें गुणसूत्र टूट रहे हैं, किसमें जुड़ रहे हैं, मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आया, मेटाफेजन, एनाफेजन, टीलोफेजन, ठीक है? गोमी चौधरी 354, रमेश कुमार, दान निकाल दे बेशर्मा की तरह, कुछ बोले तो क्यों रे है? क्या समस्या आ रही है? आवाज नहीं, आवाज नहीं, क्या समस्या आ रही है? अरे बेटा दान निकाल, दान में निकाल, सीधा खड़े आगे इधर, क्या समस्या आ रही? नंबर कम क्यों आ रहे? दिक्कत क्या है बताना। रमेश कुमार 38, केमिस्ट्री में भी 33 आ रहे हैं, सीधा सीधा करें, क्यों अगली बार की बात पक्की बात है क्या? गारंटी 400 से कम, 450 से कम रहेगा तो मैं बाल कर सुन लिया, तुम भी समझ जाना, ठीक? हाँ कभी लड़के कह रही नकल डोगी धन थारा हो गए ना, सही सही, किसके पीछे बैठा था? बार सही से बता दे, इसकी जिंदगी खराब मत कर, सिलेक्शन होगा नहीं इस बार, आगे से नकल नहीं करे है? मान दो ना तुम कितना होशियार है, पर बढ़िया तैयारी कर ले, नकल मत मारा कर। फिर ओम चौधरी, रानी कंवर, प्रकाश बेनीवाल कौन सा है? प्रकाश बेनीवाल 300, दिनेश सारण, दिनेश सारण कौन सा है? दिनेश सारण नहीं है, है? कैलाश कुमार भियाड़ 230, कैलाश कुमार कौन सा है? प्रेम, देवेंद्र, जहांगीर, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह कौन सा है? उस बैच का है? बगाराम, अशोक चौधरी, हैदर, हितेश, हितेश तू है क्या? वही है क्या हितेश? ये कहां से लेके आया रैंक, किसके पीछे बैठा था है? डूंगरा राम, डूंगरा कहाँ गया? ईमानदारी के, पक्की बात? मांगी लालन, ओम प्रकाशन, कविता, देख लो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ 3 रैंक है, बाकी वाली अपने थेपड़े थापड़े गोबर रहे, बीजू की नंबर नहीं आया था, कौन बचेला है? कृष्णा कहाँ गई, नहीं आई? सुमन का नरम फर्स्ट आवे हैं, ए बेटा हैं गिड़े, जो ममता, कृष्णा, सुमन, कविता, कंचू, विमला, जो कोई बोल दो एक जगह है मन है, एक वो कहाँ गया? जसवंत सिंह 208, कविता सोलंकी कौन है? आइए कविता सोलंकी सेकंड, चलो जिसके 250 से ऊपर आ रहे नंबर वो तो है दौड़ में अभी तक, ठीक है? 250 से नीचे आ रहे हैं उम्र कम दौड़ है, चले नया टॉपिक, इधर ध्यान दो, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, अब कॉपियां बंद कर दो और इधर ध्यान दो,
ठीक है, ध्यान इधर, हाथ पे हाथ दे दो, कोई नाकों में गाते हैं, कोई ऑक्योर में गाते हैं, कोई हाथ सीधे रखो। हाँ, PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब तुड़ाई के उपरांत, उपरांत यानी बाद में, तुड़ाई के उपरांत क्रिया है, तुड़ाई के उपरांत क्रिया। फल एवं सब्जियों की तुड़ाई कर ली अपन ने, उसके बाद में उनमें अपन क्या क्या क्रिया कर सकते हैं। माना अपन ने टमाटर की खेती कर ली, और टमाटर की खेती का उत्पादन इस बार इतना ज्यादा हो गया कि आपको मार्केट के अंदर जो टमाटर के भाव मिल रहे हैं ना, वो उतने नहीं मिल रहे हैं जितनी आपकी लागत लगी थी। माना एक टमाटर को उत्पादन, 1 किलो टमाटर को उत्पादन करने में 10 रुपए खर्चा आया। कितना रुपया आया? 10 रुपए। 10 रुपए आया और बाजार के अंदर वापस 10 रुपए बिक रहा है टमाटर। कभी कभार देखा होगा बिकता रहता है 10 रुपए किलो। तो यानी कि खर्चा आया, अपन की वही पूर्ति नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में टमाटर को तोड़ लिया, फिर अपन को बाजार के अंदर नहीं बेचना, उसकी PHT करनी है। क्या करनी है? PHT। अब उस टमाटर को अपन को केचप, सॉस बनाने। यदि अपने पास ऐसे सेब हो गए, सेब उत्पादन मार्केट के अंदर बढ़ गया, बाजार के अंदर ज्यादा उसका भाव नहीं मिल रहा है। अब सेब को कितना दिन रखोगे? थोड़ा ज्यादा दिन रखोगे तो खराब हो जाएगी। उसकी वजह से सेब से अपन क्या बना देंगे? जैम बना देंगे। इस प्रकार से अमरूद का उत्पादन ज्यादा हुआ, बाजार के अंदर रेट कम मिल रही है, अमरूद सड़ रहा है, तो अमरूद से अपन क्या बना देंगे? जेली बना देंगे। नींबू वर्गीय फलों से मार्मेलेड बना दिया, स्क्वैश बना दिया। क्या बना दिया? आंवले से मुरबा बना दिया। क्या बना दिया? मुरबा। बेर से कैंडी बना दी। क्या बना दी? कैंडी। आगे बात समझ। तो इसे अपन बोलते हैं PHT, यानी कि तुड़ाई के उपरांत, तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रिया है। फल एवं सब्जियों की तुड़ाई कर दी, तुड़ाई के पश्चात अपन क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, उसी को अपन PHT बोलते हैं। यानी कि PHT को मैं 3 बातों के अंदर समझाता हूं, सिर्फ 3 बातें इसकी ध्यान रखनी है आपको। PHT पूरी इसका थ्योरी समझ में आ जाए क्या है। देखो, PHT के स्टेप, PHT के स्टेप, स्टेप यानी PHT के चरण। इन 3 बातों के अंदर मैं PHT कंप्लीट करता हूं कि PHT का मुख्य उद्देश्य होता क्या है। देखो, PHT के अंदर मेन 3 पॉइंट आते हैं, इसकी 3 स्टेप होते हैं। इन 3 स्टेप को ही अपन PHT कहेंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा प्रोसेसिंग। क्या आएगा? प्रोसेसिंग, जिसे अपन बोलते हैं प्रसंस्करण। क्या बोलते हैं? प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। दूसरी आएगी अपने पास परिरक्षण। क्या आएगा? परिरक्षण। इसे अपन बोलेंगे प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेशन। और तीसरा स्टेप आएगा अपने पास मूल्य बढ़ावा। क्या आएगा? मूल्य बढ़ावा, वैल्यू एडिशन। ठीक है, इन 3 स्टेप को PHT कहते हैं। अब सर क्या होती है प्रोसेसिंग? देखो, सबसे पहले प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। माना मेरे पास टमाटर है। क्या है? टमाटर। सबसे पहले इस टमाटर को उबाला, इसके छिलके उतारे, छिलके उतारकर इसको पीस कर बढ़िया, और इसके अंदर नमक मिर्च मसाला मिला दिया, और इस टमाटर से तैयार हो गया सॉस। क्या? सॉस। तो अब इस टमाटर को अपन बोलेंगे मुख्य उत्पाद। क्या बोलेंगे? मुख्य उत्पाद। और मुख्य उत्पाद को अपन ने सॉस में चेंज किया, अब इस सॉस को बोलेंगे सह उत्पाद। सह उत्पाद, मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद में बदलने की क्रिया प्रसंस्करण कहलाती है। तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। अब अपन ने इस सॉस के अंदर अभी तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलाया है जिससे ये सॉस लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। ऐसा कोई चीज अभी तक मैंने क्या मिलाया? नमक मिर्च मसाला, यही मिलाया। फिर मैंने क्या किया? इस सॉस के अंदर, अब ये सॉस बन के तैयार हो गया, अब इस सॉस को ठंडा करके फिर इस सॉस के अंदर मैंने मिला दिया
सोडियम बेंजोएट। क्या मिला दिया? सोडियम बेंजोएट। इस सोडियम बेंजोएट ये है परिरक्षक पदार्थ। परिरक्षक पदार्थ वो होता है जो किसी उत्पाद की सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, उसे सड़ने से बचाता हो, उसे अपन परिरक्षक पदार्थ बोलते हैं। जैसे जो रंगीन फल होते हैं, रंगीन कलरफुल, जिनके गुद्दे का कुछ न कुछ रंग होता है, उनमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। और जो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिनके गुद्दे का कोई रंग नहीं होता है, उनके अंदर मिलाया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, आपने क्या किया? सॉस के अंदर क्या मिला दिया? सोडियम बेंजोएट। अब देखो यहां तक इस सॉस की जो अवधि है, सिर्फ यहां तक सॉस में बदला है। अब ये सॉस अभी तक लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, ये 1, 2, 3 दिन हाईएस्ट फ्रीज के अंदर आप यूज करोगे तो 1 सप्ताह तक रह सकता है। जबकि अपन जो बाजार से टमाटर का सॉस लेते हैं वो 6 महीने 1 साल तक खराब नहीं होता। क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर क्या मिला दिया है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट मिला दिया। अब अपने पास अब ये सोडियम बेंजोएट मिला हुआ वापिस जो सॉस तैयार होगा, अब ये जो सॉस है, इस सॉस की अवधि 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक होगी और इसकी हाईएस्ट 7 दिन तक। तो सोडियम बेंजोएट मिलाने से इस सॉस की जीवन क्या हो गया है? बढ़ गया है, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं टाबरो परिरक्षण। तो सबसे पहला मैंने बताया प्रोसेसिंग, मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद में बदलना। दूसरा, सह उत्पाद के अंदर ऐसे परिरक्षक पदार्थ मिलाना जिससे कि वो लंबे जीवन तक सुरक्षित रह सके, परिरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिरक्षण। अब जो टमाटर बाजार के अंदर 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब वही टमाटर का सॉस बाजार के अंदर 100 रुपए किलो बिकेगा। बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिकेगा। तो बताओ उसी टमाटर का मूल्य बढ़ावा हुआ या नहीं हुआ? तो इन तीनों चीजों को संक्षेप में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? पीएचटी कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पीएचटी। कोई समस्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? अब मैंने क्या किया, अपने पास एक ये सॉस है और दूसरा ये सॉस है। एक कटोरी में मैंने सोडियम बेंजोएट वाला सॉस डाल दिया, एक कटोरी में बिना सोडियम बेंजोएट वाला डाल दिया। एक आंगली आपको सोडियम बेंजोएट वाली चटाई और एक आंगली आपको बिना सोडियम बेंजोएट। मजा किस में आएगा? मजा दोनों में बराबर आएगा। सोडियम बेंजोएट कोई स्वाद नहीं बढ़ाएगा, सोडियम बेंजोएट बस उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य, क्योंकि सोडियम बेंजोएट के अंदर पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? और जहां शब्द अम्ल आ जाए, क्या आ जाए? अम्ल। अम्ल सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को हमेशा क्या कर देता है? कम कर देता है। कोई चीज सड़ती क्यों है? सूक्ष्म जीवों की वजह से सड़ती है, अम्ल आ गया। जैसे सोडियम बेंजोएट टमाटर सॉस के अंदर मिलाया और फटाक से वो क्रिया करके बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। और बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये जितने भी अम्ल होते हैं, भाई दही खराब क्यों नहीं होता है? एक तो दूध है और एक दही है। दही लंबे समय तक पड़ा रहता है ना भाई, दही 7 दिन तक भी खराब नहीं होता फ्रीज के अंदर रखे तो, ठीक है। दूध को रख के देख लो, खराब हो जाएगा, क्योंकि दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक। भाई एक सब्जी है, आपने सब्जी अपन 2-4 दिन में फ्रीज में रखो, 1-2 दिन के अंदर खराब हो जाती है, होती है ना। अचार कई महीने तक खराब नहीं होता है, नहीं होता ना? अरे होता है क्या? नहीं, क्योंकि अचार के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। शराब होती है, शराब लंबे समय तक खराब नहीं होती है, बोतलों के अंदर बंद पड़ी रहती है। क्या कारण है? अपन बोलते हैं दारू खराब नहीं होती है, ठेकों के ऊपर 2-2, 4-4, 5-5 साल तक पड़ी रहती है, खराब ही नहीं होती है। उसके अंदर पाया जाता है एल्कोहल अम्ल। क्या पाया जाता है? एल्कोहल अम्ल पाया जाता है। आगे बात समझ में? तो नाम जहां अम्ल आएगा, अम्ल सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि को क्या कर देगा? कम, जिससे वो सड़ने से बच जाएगा। तो सोडियम बेंजोएट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कोई समस्या? और इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, इसकी परिभाषा क्या होगी? मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद में बदलना। मुख्य उत्पाद को सह उत्पाद में बदलना क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण कहलाएगा। और परिरक्षण क्या कहलाएगा? परिरक्षण तो देखना,
परिरक्षण, परिरक्षण एक कला व विज्ञान, कला भी है। बिना कलाकारी सोडियम बेंजोएट कैसे मिलाया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट कैसे मिलाया जाता है, ये अपन को पता नहीं है। आपको जानकारी नहीं है तो पता नहीं है। अब सोडियम बेंजोएट के अंदर बेंजोइक अम्ल बनता है, ये कौन बताता है? विज्ञान बताती है। कौन बताती है? विज्ञान। इसलिए यह एक कला व विज्ञान है, यह एक कला व विज्ञान है जिसमें सह उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता, तो ऐसे बोलते हैं परिरक्षण। परिरक्षण के लिए परिरक्षक पदार्थ काम में लेते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, चीनी, नमक, तेल, ये सारी चीजें। भाई चीनी भी क्या है? परिरक्षक, मृदु परिरक्षक पदार्थ है। ठीक है, चीनी हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया। अचार के अंदर क्या होता है? नमक और तेल ही होता है। भाई एक अचार है जिसको आप डिब्बे के अंदर, अचार आप हमेशा देखना तेल से भरा रहता है, भरा रहता है ना। तेल से क्यों भरा रहता है? ताकि अवायवीय स्थिति बनी रहे। कैसी? तेल के अंदर सूक्ष्म जीव कभी भी अपने शोषण नहीं कर पाएगा। एक अचार है जिस डिब्बे के अंदर आप तेल निकाल के छोड़ दो, उसको टाइट भले ऊपर पैक कर दो, तेल निकाल के पूरा पैक कर दो, वायुरहित पैक कर दो। और एक अचार है जिसके अंदर तेल डाल दो और थोड़ा हल्का सा पैक कर दो। आप बताओ सबसे पहले फंगस ऊपर, फफूंद किसके ऊपर जमेगी? तेल पर, बिना तेल वाले पे? देख लेंगे। इधर वाला इतना ज्यादा टाइट भी नहीं किया, क्योंकि तेल है। तेल है यानी कि वहां पे अवायवीय शोषण है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो वहां पे कोई भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएगा। इधर आपने भले टाइट कर रखा है, लेकिन थोड़ी बहुत अंदर ऑक्सीजन चली गई है, उसकी वजह से अंदर अपने आप सूक्ष्म जीव बन जाते हैं। कभी कभी अपन देखना, कोई बर्तन होता है फुल पैक कर रखते हैं, फिर भी अंदर से फंगल जम जाती है। जमती है नहीं जमती है? तो कहां से? सर ढक्कन तो बनता, फिर कहां से आ गई? वो अंदर ही अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, अंदर ही बन जाएगी अपने आप। तो इसलिए उनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है? परिरक्षण किया जाता है। अगली बात करें, ये भारत में फल और सब्जियों की तुड़ाई के पश्चात कितने परिरक्षण किया जाता है? भारत में फल और सब्जियों की तुड़ाई के पश्चात भारत में केवल 2 से 3% फल एवं सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है, पीएचटी की जाती है। सिर्फ 2 से 3%। माना 100 किलो आपके पास फल और सब्जियां उत्पादन हुई है, उसमें से 2 और 3 किलो फलों का ही पीएचटी की जाएगी, जबकि उसमें से 25 से लेकर 30 किलो फल अपने बिना काम में लिए सड़कर नष्ट हो जाते हैं। पूछे कि भारत में फल एवं सब्जियों की कितने प्रतिशत पीएचटी की जाती है? 2 से 3%। और कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियां बिना काम में लिए सड़कर नष्ट हो जाती है? तो 25 से 30%। इसलिए अपने इस पीएचटी को बढ़ावा देने के लिए, परिरक्षण को, प्रसंस्करण को बढ़ावा लेने के लिए भारत में एक क्रांति चलाई गई, जिस क्रांति का नाम था भूरी क्रांति। क्या नाम था? भूरी क्रांति, ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन। पूछे कि भूरी क्रांति का संबंध किससे था? तो भूरी क्रांति का संबंध था खाद्य प्रसंस्करण से। किससे था? खाद्य प्रसंस्करण। इस क्रांति के द्वारा यह बताया गया कि जितना ज्यादा हो उतना आप प्रसंस्करण करो, मुख्य उत्पादों को सह उत्पादों में बदलो। जैम, जेली, केचप, सॉस, मार्मलेड, मुरबा, कैंडी, स्पेस, पानक, ये सारी चीजें जितनी हो सके उतनी बढ़ाओ, ताकि कि अपने जो मुख्य उत्पाद है वो खराब नहीं हो। आगे बात समझ में? तो भूरी क्रांति, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी क्रांति चलाई गई? भूरी क्रांति। भारत में कितने % पीएचटी होती है? 2 से 3%। और कितने % नष्ट हो जाते हैं? 25 से 30%। भारत के अंदर प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला मुंबई 1920 में भारत में प्रथम। इंपोर्टेंट है ये, इस पर शायद पूछी भी थी ना एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर। इस पर ये क्वेश्चन कहां आया था? पूछ रखा है बोर्ड के अंदर, नहीं था क्या ये क्वेश्चन? 12th बोर्ड वाले में है? किसमें? अद्वार्षिक में था। इस बार मैंने कहीं देखा था ये क्वेश्चन, बोर्ड में नहीं था, अद्वार्षिक में था। अद्वार्षिक में था शायद, मैंने देखा था ये क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 1920 भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला
मुंबई, और मुंबई कहां है? महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र 1920 के अंदर प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला 1920 मुंबई में की गई। ठीक है, फिर एक इंस्टीट्यूट आता है CFTRI। क्या आता है? CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूरा नाम क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1950 के अंदर, कहां पे? मैसूर। मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक के अंदर, मैसूर कर्नाटक में की गई। ठीक है, अगला एक पॉइंट आता है, इंपोर्टेंट चीज है, FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य उत्पाद आदेश। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य उत्पाद आदेश। जितने भी अपने खाद्य उत्पाद आते हैं, उन सभी की क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए, उन सभी की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1955 के अंदर एक आदेश जारी किया गया। कब? 1955 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया जिसका नाम था FPO। इसके अंतर्गत प्रत्येक चीज की वैल्यू पहले से निर्धारित की जाती है। जैसे भारत सरकार ने यह वैल्यू निर्धारित कर दी कि FPO के अनुसार जैम में TSS 68 ब्रिक्स होना चाहिए, जैम में अम्लता 0.5 से 0.6% होनी चाहिए, जैम में चीनी 68% होनी चाहिए। आर्यन बात समझ में? जैम के अंतिम बिंदु का तापमान इतना होना चाहिए। ये सारी पहले सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर माना मेरे पास कंपनी है जैम बनाने की, फिर मैं जो जैम के अंदर चीजें डालूंगा ना, वो सारी की सारी चीजें इस नियम के अनुसार होनी चाहिए। अब माना आप कंपनी, आपके पास आपने जैम बनवाया और इसके ऊपर FPO, इस आदेश के अनुसार एक भर्ती निकाली जाती है जिसका नाम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, होता है ना, FSO। वो यही चेक करता है, फूड इंस्पेक्टर होता है। आपके माना फैक्ट्री है, तो मैं फैक्ट्री के ऊपर चेक करने आऊंगा। हाँ भाई, ले आओ जैम, ले आओ, मैं जैम की चेक करूंगा। हाँ, क्या इस लिस्ट के बराबर बन रहा है? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो उस फैक्ट्री को हाथों हाथ क्या कर दिया? रद्द कर दिया, लाइसेंस रद्द, आप आज के बाद जैम जेली नहीं बना सकते हो। तो ये आदेश था फलों की गुण, इसका कार्य था कि भारत में उत्पादों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना। तो ये आदेश कब निकला था? 1955 के अंदर। अब आपको जेट में क्वेश्चन पूछेगा, वैसे पूछेगा कि FPO के अनुसार जैम में TSS कितना होना चाहिए। FPO के अनुसार, FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य उत्पाद आदेश के अनुसार जैम में TSS कितना होना चाहिए, जेली में TSS कितना होना चाहिए, इनमें फलों का अंश कितना होना चाहिए, इनमें चीनी कितनी होनी चाहिए, इनमें अम्लता कितनी होनी चाहिए, इनका रीडिंग ब्रेक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें तय कौन करती है? FPO तय करती है। कौन तय करती है? FPO तय करती है। अगला एक इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है, तो देखो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, सबसे पहला आ रहा है प्रथम परीक्षण प्रयोगशाला 1920 मुंबई के अंदर स्थापित की गई। दूसरा इंस्टीट्यूट आ रहा है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1950 के अंदर मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया। तीसरी चीज आ रही है FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, 1955 में जारी किया गया। इसका मुख्य कार्य था भारत के अंदर सह उत्पादों की गुणवत्ता पर नियंत्रण। ठीक है, अगली बात, जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिफेट, सिपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये है कहां पे? लुधियाना में। कहां पे? लुधियाना। और लुधियाना अपने कहां पे पड़ता है? दोरिमना के अंदर। कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर। ठीक है, लुधियाना पंजाब। और इसकी स्थापना 1989 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1989 के अंदर। ये जेट 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला। ठीक है ना, सिर्फ इतना पूछा था कि सिपेट कहां स्थित है, तो लुधियाना पंजाब में स्थित है। अगली बात करें,
सर्वाधिक सड़ने वाली सब्जी, सर्वाधिक सड़ने वाली। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? मैं पूछूं कोई भी फल सड़ता क्यों है, सब्जी सड़ती क्यों है? शोषण के कारण। किसके कारण? शोषण। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक शोषण दर वाली सब्जी, ठीक है। तो सर्वाधिक सड़ने वाली, या अपन ये बोल सकते हैं सर्वाधिक शोषण वाली सब्जी। तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो सड़ती है वो फूल गोभी सड़ती है, और उसके बाद में सड़ता है टमाटर। कौन सड़ता है? टमाटर। और फल कौन सा है? फल सर्वाधिक शोषण दर वाला सबसे ज्यादा कौन सा सड़ता है? तो वो सड़ता है पपीता। कौन सड़ता है? पपीता। कोई समस्या? प्रोसेसिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए सबसे उपयुक्त सब्जी, सबसे ज्यादा प्रसंस्करण कौन सी सब्जी का किया जाता है? इधर मैंने लिखा, ये प्रसंस्करण है ना, सबसे ज्यादा प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त सब्जी, उपयुक्त सब्जी, सबसे ज्यादा प्रसंस्करण टमाटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? टमाटर। आगे एक टॉपिक आएगा इसी के अंदर, डिब्बाबंदी। जो उत्पाद तैयार हुआ है उस उत्पाद को डिब्बों के अंदर भरना डिब्बाबंदी कहलाता है। और डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है अंगूर, और सबसे उपयुक्त सब्जी होती है मटर। डिब्बाबंदी के लिए मटर, प्रसंस्करण के लिए टमाटर। बातें समझ में आ रही है क्या? कोई समस्या? पहले इस थोड़ा हिस्ट्री को मैं लिखा देता हूं, उसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले तो इतना ये नोट करो, जल्दी से नोट करो। देखें, जल्दी फटाफट, लिखने में टाइम बहुत कम। ये है चलो। और फिर मैंने की ना कपिल अंगुली। ओके, नोट ये। चलो, इसमें 3 पॉइंट तो करने, और क्या नोट करोगे?
अगले हेडिंग डालो। हेडिंग क्या, पॉइंट बोल रहा हूं, पॉइंट लिखो। भारत में कुल फल एवं सब्जी उत्पादन का, भारत में कुल फल एवं सब्जी उत्पादन का, भारत में कुल फल एवं सब्जी उत्पादन का केवल 2 से 3% भाग, केवल 2 से 3% भाग फल एवं सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। केवल 2 से 3% भाग फल एवं सब्जियों का, 2 से 3% भाग फल एवं सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है, जबकि 25 से 30% फल एवं सब्जियां, जबकि 25 से 30% फल एवं सब्जियां, 25 से 30% फल एवं सब्जियां बिना उपयोग में लिए नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला, इंपोर्टेंट है ये, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला, भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला मुंबई 1920, मुंबई 1920। ठीक है, कहां और कब, ठीक है। अगला पॉइंट, CFTRI, 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 सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटका 1950, मैसूर कर्नाटका 1950। अगला स्टार करके लिखो, FPO, FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, खाद्य उत्पाद आदेश, हिंदी में बोलते हैं खाद्य उत्पाद आदेश, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, 1955। कार्य, FPO के कार्य, FPO के कार्य, कार्य लिखो। भारत में सह उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण, भारत में सह उत्पादों की गुणवत्ता पर नियंत्रण। नेक्स्ट, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, डैश करके लिखो, खाद्य प्रसंस्करण। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण। अगला पॉइंट, सर्वाधिक सड़ने ऑब्लिक श्वसन दर वाली सब्जी, सर्वाधिक सड़ने ऑब्लिक श्वसन दर वाली सब्जी, सर्वाधिक सड़ने ऑब्लिक श्वसन दर वाली सब्जी तो कौन सी? फूल गोभी, टमाटर, फूल गोभी और टमाटर। डैश 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 फल, पपीता, यानी कि सर्वाधिक सड़ने और श्वसन दर वाला फल पपीता, डैश 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 पपीता।
सब्जी की जगह फल करना है, फल कौन सा हो जाएगा? पपीता। डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त सब्जी, डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त सब्जी, डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त सब्जी, मटर, फल, डैश 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 फल, डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त फल, अंगूर। डिब्बाबंदी के जनक ऐसे लिख दो, परिरक्षण व डिब्बाबंदी के जनक, परिरक्षण व डिब्बाबंदी के जनक, परिरक्षण व डिब्बाबंदी के जनक निकोलस एपर्ट। लिख दोगे? निकोलस एपर्ट, निकोलस एपर्ट। आधुनिक डिब्बाबंदी के जनक, आधुनिक डिब्बाबंदी के जनक, आधुनिक डिब्बाबंदी के जनक, आधुनिक डिब्बाबंदी के जनक विलियम अंडरवुड, विलियम अंडरवुड, विलियम अंडरवुड, विलियम अंडरवुड। चले, विलियम अंडरवुड। आओ, मन है तो आओ। या प्रत्येक बीमारी का इलाज किया जाता है। हो गया? चल, जो अपने से वाकिफ है, जो अपने पास 4-6 महीने पढ़ लेता है, फिर वो तो प्रेम अपने लहजे में ढल ही जाता है। नए नए होते हैं ना जोशीले, उन नए नए परिंदों को मैं बाज बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, नए नए जो परिंदे उनको पता नहीं होता है। यार, मदर टेरेसा जैसे बदमाश छोरे, और लोग डरते हैं जाटों के छोरों से, यार जाटों के छोरे ये देख लो जरा सा ही हो रखे है। तो यहाँ पे यार स्कूल है, कोचिंग है, यहाँ पे किसी को तुम्हें डराना थोड़ा, ये पढ़ना है। और कोशिश कर रहे हो तो आप गलत जगह कर रहे हो, है? यहाँ खुद के अलावा किसी से नहीं डरते, बस खुद का डर लगता है। अगली बात करें। अब अपन बात करते हैं, क्यों, अब अगली अपन बात करते हैं परिरक्षण के सिद्धांत, परिरक्षण के सिद्धांत, परिरक्षण के सिद्धांत। इधर ध्यान दो, समझना। देखो, इस पीएचडी को लिखने से ज्यादा सुननी ज्यादा है, क्योंकि इससे थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभार, तो सुननी ज्यादा है। लिखाऊंगा तो वन लाइनर, सुननी ज्यादा है। सिद्धांत, परिरक्षण के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? नियम। क्या होते हैं? नियम। यानी कि फल एवं सब्जियों को रक्षा करने के नियम क्या है? रक्षा किससे करनी? अरे फल एवं सब्जियों की रक्षा किससे करनी? सूक्ष्म जीवों से। फल एवं सब्जियों को खराब कौन करता है? सूक्ष्म जीव। उससे रक्षा करनी है, तो रक्षा करने के नियम क्या है? क्या सबसे पहले सीधा सूक्ष्म जीवों को मार देना चाहिए? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? नियम है ना, इसके नियम होते हैं। अपने से पाकिस्तान वाले लड़ाई करते हैं, माना कि कोई आतंकी हमला हो गया, तो सबसे पहले कभी भी उसके जवाब में वापस अटैक नहीं होता। सबसे पहले उनसे समझाइश की जाती है, बापू बच्चे किया जाता है, कहते मत करो, धूड़ बाड़ो आ गई, थाने नुकसान हो, मोहने नुकसान हो, लड़ाई करो, भलो को नहीं, फिर भी नहीं समझते। फिर दूसरे को सारे लोग होते हैं समझदार जैसे, उनसे बोला जाता है कि यू ना हम जाओ रे, इतना ही तो है, ठीक है, मारी है वो मिराज या तानसन बम आ गया तो एक सही
पाकिस्तान साफ हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान वाले कुचलने करने की आदत नहीं मानते, ठीक है। लास्ट में उनमें सिर्फ और जवाब ही हमला किया जाता है, जवाब जितना करे उतना जवाब दिया जाता है, फिर भी उछले, लास्ट में सभी को साफ। तो ये नियम है, ये क्या है, नियम। कभी भी आप सीधा अटैक नहीं कर सकते, ठीक इसके ये नियम होते हैं। परिरक्षण के, आप सूक्ष्म जीवों से सह उत्पादों की रक्षा करना चाहते हो तो आप सूक्ष्म जीवों के ऊपर कभी भी सीधा अटैक नहीं कर सकते हो, इसके नियम होते हैं। देखो क्या नियम होता है। सबसे पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी परिभाषा सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो सिद्धांत के अंदर सबसे पहला सिद्धांत आता है, सबसे पहला सिद्धांत आता है और इसी के नाम से याद रखना है, एसेप्सिस। क्या याद रखना है, एसेप्सिस। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं रोगाणुता, रोगाणुता, एसेप्सिस। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि माना अपने पास ये कोई डिब्बा है, ठीक है, और इस डिब्बे के अंदर अपना पड़ा है जैम। तो सबसे पहली है कि आप लापरवाही बिल्कुल भी मत करो, रोगाणुता, यानी कि इस जैम को रोगाणुओं से दूर रखो, इसको इस प्रकार से हवा रहित पैक करके रखो, इस प्रकार से बंद करके रखो ताकि इसके अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश ही ना करे। तो सबसे पहला आएगा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना, सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, सूक्ष्म जीवों से बचा के रखना। तो सबसे पहला ये सिद्धांत, आप सूक्ष्म जीवों से बचा के रखो जहां तक हो संभव। यदि फिर भी सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं इस डिब्बे के अंदर, फिर भी अभी भी आपको सूक्ष्म जीवों को मारना नहीं है। फिर आप डिब्बे के अंदर माना 2-4 सूक्ष्म जीव प्रवेश करें तो उन्हें आप फिल्टर करो, फिल्ट्रेशन, छानना, अलग करना, पृथक करो। पृथक भी नहीं हो रहे हैं तो उन सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करो, जैसे हो सके उसे कम करो। लास्ट में माथे, पानी माथे बराबर आ जाता है, ऐसे बोलते ना कि हमें पानी के नाक बराबर आयो कि हमें डूबो, उस टाइप इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर देना चाहिए, नष्ट। 4 सिद्धांत है। सबसे पहले दूर रखो, दूर रखते रखते फिर भी 2-4 एंट्री करके है तो उन्हें पृथक करो, पृथक नहीं हो रहे हैं तो उनकी अब जहां है वहां पे रोको। माना कि 5 अंदर गए हैं तो उन 5 को रोको, वो आगे प्रजनन नहीं करे, आगे वो उनकी संख्या बढ़े नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, तो उनकी वृद्धि को रोकना, और लास्ट में यदि वृद्धि उनकी बढ़ती जा रही है तो उन्हें अपन लास्ट में करेंगे नष्ट, पूर्णतया नष्ट करना। और पूर्णतया नष्ट करना टाब्रो क्या कहलाता है, इरिडिकेशन, उन्मूलन। पढ़ा क्या, लास्ट में होगा उन्मूलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णतया नष्ट करना क्या कहलाता है, उन्मूलन या इरिडिकेशन। खरपतवार के अंदर पढ़ा ना, बात समझ में आ गई क्या। अब देखो सबसे पहला सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहला सिद्धांत कहता है कि सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना, यानी कि सूक्ष्म जीवों से दूर ही रखो। और क्वेश्चन सबसे पहला इंपॉर्टेंट इससे पूछेगा, जो भी पूछेगा सूक्ष्म जीवों से दूर रहना चाहिए उत्पादन। दूसरा, माना सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए हैं तो दूसरा क्या आएगा, फिल्ट्रेशन। क्या आएगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी पृथक करना। सूक्ष्म जीव प्रवेश कर चुके हैं, अब उन्हें पृथक करो, अलग करो, ठीक है। सह उत्पाद सूक्ष्म जीवों को अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाएगा। तीसरा सिद्धांत आएगा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। अब फिल्टर भी नहीं हो रहे हैं, 5 अंदर चले गए सूक्ष्म जीव, तो अब उनकी संख्या 5 तक ही रहनी चाहिए, उनका प्रजनन आगे नहीं होना चाहिए। ये तीसरा सिद्धांत कहता है। और लास्ट में उन्मूलन, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। लास्ट में अपन क्या करेंगे, उन सूक्ष्म जीवों को बोलेंगे कि अब आपका लाड प्यार बहुत हो गया है, अब आपको, मैंने आपको चिंटू पकड़ाई थी और आप कंधे के ऊपर चढ़कर और क्या कर रहे हो, नाचने लगे हो, मूतने लगे हो, तो यानी कि अब आपको नष्ट किया जाएगा। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, और किसी से क्वेश्चन
नहीं आएगा। कोई समस्या? अरे सिद्धांत समझ में आ गए क्या? अब इस सिद्धांत के आधार पर ही आएगी परिरक्षण की विद्या। क्या आएगी? विद्या। अब ऐसी कौन सी विद्या आएगी जिससे अपन दूर रख सकते हैं? ऐसी कौन सी विद्या आएगी जिससे अपन सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम कर सकते हैं? ऐसी कौन सी विद्या आएगी जिससे अपन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं? तो देखो अगला पॉइंट आता है परिरक्षण की विद्या, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये आपका 12वीं के अंदर पाठ था, पता है कौन सा पाठ था? 11वां। ठीक है, वही पाठ अपन वापिस पढ़ रहे हैं। परिरक्षण की विद्या, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें टाबरो दो विद्या आती है। कौन सी विद्या आती है? दो विद्या। फर्स्ट कौन कौन सी? स्थायी विद्या, परमानेंट मेथड, और अस्थायी। पहले अपन अस्थायी लिख देते हैं। पहले अपन कौन सी लिख देते हैं? अस्थायी, थोड़े समय के लिए। अस्थायी विद्या कुछ दिन, सप्ताह के लिए, घंटे, सप्ताह, दिन के लिए। जब किसी चीज को सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अस्थायी विद्या बोलेंगे। ठीक है। दूसरी स्थायी विद्या, परमानेंट विद्या, हमेशा हमेशा के लिए, कुछ महीनों, वर्षों तक किसी चीज को सुरक्षित रखा जाता है तो वो कौन सी विद्या आएगी? स्थायी विद्या। जैसे अपन मार्केट में जा रहे थे, टमाटर सस्ते मिल रहे थे, 4-5 किलो टमाटर लेके गए, घर जाके फ्रीज के अंदर रख लिए, 5-7-10 दिन तक पड़े रहेंगे। स्थायी विधि या अस्थायी विधि? अस्थायी। दूध है, गाय से दूध निकाला, गर्म किया, 5-7 घंटे तक पड़ा रहेगा बिना खराब हुए। स्थायी विधि या अस्थायी विधि? आ रही है ना बात समझ में? तो इसे अपन बोलते हैं अस्थायी विधि। और लंबे समय तक किसी चीज को रखते हैं, जैसे सांगरी है, सांगरी को उबाला, उबाल के सूखी सांगरी बना दी, 1 साल तक खराब नहीं होती। नहीं होती ना? कैर उबाल के, तो ये क्या परीक्षण है? सांगरी से वो बनाते हैं। टिंड सी से खोपड़ियां बनाना, टिंड सी होती है ना, टिंडी वो क्या करते? टिंडी से खोपड़ियां बनाना, यानी कि टिंड सी को काटकर सुखाकर जो बनाए जाते हैं उसे खोपड़ियां कहते हैं। ठीक है, काचरे हो गए। ठीक है, तो काचरे, ये सारे परिरक्षण है। ये क्या है? अब अपन को ये पता नहीं है यहाँ पे सिद्धांत कौन से लगते हैं, लेकिन वो क्या परिरक्षण है। अब ये सिद्धांत कौन से लगते हैं? जैसे देखो, चिंबड़ होती है, चिंबड़ कौन है? ऑफिस में चले जाओ, इधर आगे है, इधर इधर इधर। हाँ, अब देखो चिंबड़ होती है, चिंबड़, अरे चिंबड़ नाम थोड़े ना। अब आप उनको काट कर, फिर चिंबड़िया, उनको काट कर उन्हें सुखाते, कोई नहीं है क्या? गए वापस। माना उनको काट कर सुखाया, 2 दिन तक सूखते रहते हैं, सूख कर फिर सही हो जाते हैं और उसको अंदर रख दो, 5-7 महीने तक खराब नहीं होता है। अब उसे चिंबड़ को काट कर हाथों हाथ डब्बों के अंदर भर दे तो क्या होगा? 2-4 दिन के अंदर क्यों होंगे? नमी अधिक है, और जहां नमी अधिक होती है वहां पे सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। इसे बोलते हैं नमी निष्कासन का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? नमी निष्कासन। तो ये जो विधि होगी नमी निष्कासन सिद्धांत पर कार्य करेगी। किस कार्य के ऊपर करेगी? नमी निष्कासन। आगे बात समझ? तो ये कैर, सांगरी, चिंबड़, ठीक है, किशमिश, अंगूर से क्या बनाई जाती है? किशमिश। ये सारे नमी निष्कासन के सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत है? नमी निष्कासन। आगे अपन ने क्या किया? चाशनी होती है, चाशनी, खंड घोले चाशनी बनाओ, और मुरबा होता है, आंवला होता है ना, आंवले को पहले छेद कर बढ़िया, ठीक है, फिर उसे गर्म पानी में डालते हैं, उबालते हैं। उबालने पर उस गर्म पानी, आंवले का जो टैनिन था, कड़वापन, वो सारा का सारा क्या हो जाता है? निष्क्रिय। उसके बाद में उस छेद किए हुए आंवलों को, गोदे हुए आंवलों को खांड की एक चाशनी बनाते हैं। ठीक है, और खांड की चाशनी के अंदर
उस आंवले को अंदर डालते हैं। जैसे अंदर डालोगे, चाशनी की, खांड की सांद्रता चाशनी के अंदर ज्यादा है या आंवले के उत्कों के अंदर ज्यादा है? चाशनी में ज्यादा है। और खांड की सांद्रता किसके अंदर ज्यादा है? चाशनी में। फिर वो खांड की चाशनी धीरे 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 किधर प्रवेश करेगी? आंवलों के उत्कों की तरफ, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस, प्रासरण। इसे क्या बोलेंगे? तो ये भी जेट के अंदर पूछा था अभी पिछली बार कि चाशनी, चीनी परिरक्षण में किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रासरण सिद्धांत पे कार्य करती है। नमक भी प्रासरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, किसी की नमी को कम करे तो वो नमी निष्कासन सिद्धांत पे कार्य करेगा। आगे बात समझ में क्या? अब तेल है, तेल किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? अवायवीय स्थिति। जैसे तेल डालो, आपको मैं तेल के टैंक टांका भरा हुआ उसके अंदर उंधा लटका दूं तो आपकी वायु अंदर मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन सत सत नमान है भगवान तूने क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो वो है अवायवीय स्थिति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो ये बातों बातों में चीजें जो बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आते हैं कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये बहुत सारी बुकों में बातें नहीं लिखी रहती है। ठीक है, ये अपने कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये उड़ते तीर काफी आ जाते हैं। अब देखो अस्थायी विद्या। अस्थायी विद्या कौन सी है? सबसे पहले इसके अंदर आएगी निम्न तापमान। कौन सी तापमान? निम्न तापमान। दूसरी आ जाएगी उच्च तापमान। कौन सा तापमान? उच्च तापमान। तीसरी आ जाएगी नमी निष्कासन। कौन सी निष्कासन? नमी निष्कासन। और चौथी आ जाएगी वायु निष्कासन। वायु निष्कासन। देखो निम्न तापमान उच्च तापमान तो मैं आगे बात करूंगा। जैसे निम्न तापमान में अपना फ्रीज आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। फ्रीज और रेफ्रिजरेटर में अंतर जानते हो? फ्रीज और रेफ्रिजरेटर, इस निम्न तापमान में एक तो आता है फ्रीज, एक आता है रेफ्रिजरेटर। फ्रीज कौन सा? डीप फ्रीज, जो दुकानों के अंदर होता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर कौन सा? अपन जो घर पे फ्रीज लाते हैं उसके खोखे के ऊपर आगे क्या लिखा रहता है? रेफ्रिजरेटर लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता है? तो वो अपना फ्रीज नहीं है। यानी कि जो फ्रीज होता है ना, उसके अंदर टेम्परेचर चलता है -18 से -40 डिग्री सेल्सियस, माइनस में चलता है, बर्फ जमता है अंदर। ठीक है ना। और अपने जो घर पे होता है ना रेफ्रिजरेटर, उसमें फ्रीज वाला बॉक्स एक ही होता है, फ्रीजिंग बॉक्स एक ही होता है, ऊपर वाला होता है नहीं होता है? अपने बर्फ जमाना है तो सिर्फ ऊपर वाले एक ही बॉक्स में जमता है, बाकी वाले में बर्फ नहीं जमता है। और अपने जो फ्रीज, घर पे जो फ्रीज लाते हैं उसके जो अंदर वो चकड़ी होती है, उस चकड़ी के ऊपर लिखा जाता है 0 से लेकर 5 लिखे रहते हैं ना। तो वो टेम्परेचर यानी कि 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है? 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। और जो अपने डीप फ्रीज होते हैं दुकानों ऊपर बड़े बड़े, ठीक है, तो जो जूस वाले होते हैं उनके पास डीप फ्रीज रखे होते हैं। ठीक है, हाँ, ठेकों पर डीप फ्रीज रखे होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर तापमान होता है -18 डिग्री से -40 डिग्री। आगे बात समझ में क्या? तो फ्रीज और रेफ्रिजरेटर में अंतर पता चल गया ना। ठीक है, तो ये आ जाएगी निम्न तापमान के अंदर। फिर उच्च तापमान के अंदर, उच्च तापमान के अंदर आपने एक एनिमल के अंदर पढ़ा हुआ पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन, LTHT, UHT, अधिक तापमान। यानी कि अब निम्न, यहाँ पे उच्च तापमान में तापमान अधिक 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। आगे आएगा दो, पाश्चुरीकरण और निर्जलीकरण, 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे। फिर आएगा नमी निष्कासन। अभी कैर, सांगरी, आलरी, खोपड़ी, टिंडसी, ये सारे उदाहरण दिए, ये सारे किसके हैं? नमी निष्कासन के। किसके है? नमी निष्कासन के। फिर है वायु निष्कासन। अब वायु निष्कासन कैसे होगा? अपन किसी चीज को डिब्बों के अंदर पैक कर रहे हैं। माना मैंने कोई चीज बना दी, अब मुझे डिब्बा बंदी करनी है, डिब्बों के अंदर उसे भर के उसे बंद करना है। अब डिब्बे अपन ने धो के रखे, खुले रखे, तो डिब्बों के अंदर वायु तो गई है, नहीं गई है? गई है। अब उन डिब्बों के अंदर वायु चली गई है, आपने जैम भर दिया और डिब्बे को कर दिया बंद, अंदर वायु है, मतलब ऑक्सीजन है। फिर आप उसके ऊपर चाहे कितनी टाइट सील लगा दो, कितना उसे वायु रहित बंद कर दो, लेकिन थोड़े दिन बाद उस जैम के अंदर अपने आप फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वायु पहले से उपस्थित है। अब सर डिब्बा भर गए है, डिब्बा भर दिया है, पैक कर दिया, अब सर उस डिब्बे में से वायु को कैसे निकालेंगे? फूंके मार के? तो दुखेगी। कैसे निकालोगे अब वायु को? वेरी गुड, कैसे?
गर्म करके, एग्जॉस्टिंग प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, डिब्बों को फुल पैक कर दिया, ठीक है, पैक करने के बाद पानी उबालेंगे, सीधा पैक करने के बाद पानी उबालेंगे, और पानी उबाल के, पानी का तापमान 82 से 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबाल दिया। फिर अपन को क्या करना है, जो डिब्बे है उन डिब्बों को फुल टाइट बंद करके भर के फिर डालना है उस गर्म पानी के अंदर, ठीक है ना। अब गर्म पानी के अंदर क्या होगा पता है, अब जो ऑक्सीजन है ना, अब गर्म, जैसे आप गर्म करोगे निर्वात उत्पन्न होगा, निर्वात यानी कि वायु का नष्ट हो जाना, उसकी ऑक्सीजन है ना वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड में चली जाएगी, निर्वात। कभी कभार आपने ऐसा सुना होगा या पढ़ा होगा, माना तगड़ी धूप है और एक 4 व्हीलर है जिसके कांच से निकलने की कोई जगह नहीं है, बाहर हवा निकलने की कोई जगह नहीं है, पूरी एकदम पैक है, और शीशा कभी कभार फूट जाता है गाड़ियों के शीशे, सुना क्या, किसके कारण, निर्वात के कारण, किसके कारण, निर्वात के, ठीक है, ऐसा निर्वात के कारण होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी भी अपन बोतल या डिब्बा भरते हैं तो ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ते हैं, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, क्यों छोड़ते हैं, जैसे भर दिया, भरने के बाद उनमें वायु निष्कासन किया जाता है प्रत्येक चीज के अंदर, जैसे भर दिया, भरने के बाद उसे गर्म पानी के अंदर डाला जाता है, गर्म पानी के डालने से निर्वात उत्पन्न होता है, यानी कि अंदर जो वायु थी उस वायु का आयतन बढ़ता है, अब आयतन बढ़ेगा तो उसे गैप तो चाहिए भाई, फूलने के लिए गैप चाहिए, तो थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि निर्वात के समय वो वायु अपना आयतन बढ़ा सके, गैस बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वो गैस बढ़ते ही भाई एक चीज बताओ, अपन ने आप देखना कभी छाछ दूध थैली जाके रख दो और गर्मी में 5-7 घंटे रख दो, वो फूल के ऐसे आपका पेट ढोल की तरह हो जाते, होती है नहीं होती है, अरे होती है नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, निर्वात उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर भी निर्वात उत्पन्न। अब निर्वात उत्पन्न होगा भाई, आप बताओ बोतल का ऊपर वाला खाली स्थान है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, अब कोई भी सूक्ष्म जीव कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वृद्धि करेगा क्या, नहीं करेगा, तो इसे अपन बोलते हैं निर्वात उत्पन्न करना। यानी कि डिब्बों को भरने के बाद में उन्हें वायु निष्कासन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे एक सिद्धांत लगेगा, निर्वात सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, निर्वात। बात समझ में आ गई क्या, अरे आई या नहीं, कोई समस्या। अब आएगी स्थायी विद्या। स्थायी विद्या कौन कौन सी है, देखो सबसे पहला इसके अंदर आएगा डिहाइड्रेशन। अब देखो डी यानी हटाना, हाइड्रोजन यानी जल, इसका मतलब भी क्या होता है, सुखाना या नमी निष्कासन, इसका मतलब होता है सुखाना या नमी निष्कासन। अब आप बोलोगे सर आपने इधर भी नमी निष्कासन किया है, इधर भी सुखाना, मतलब नमी निष्कासित हो रही है, फिर अंतर क्या है, इसमें नेचुरल सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है और इस विधि में यंत्रों का उपयोग, डिहाइड्रेटर का उपयोग किया जाता है, बस ये अंतर है। ये सबसे प्रचलित पुरानी विधि है जिसमें कोई यंत्र काम में नहीं लेते थे, इसमें जब यंत्र का उपयोग लेंगे तो उसे अपन डिहाइड्रेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था किशमिश, अंगूर से किशमिश बनाना, खजूर से छुआरा खारक बनाना, बताया था ना, तो ये सारे सारे डिहाइड्रेशन द्वारा बनते हैं। दूसरी बात आएगी किण्वन, फर्मेंटेशन। किण्वन क्या है, वायवीय, आपने कभी ठरडा बनते देखा, ठरडा, ठरडा जानते हो, ढोला मारू देसी, राजपूत कौन है इनमें से, स्वरूप सिंह बनता है क्या, आसपास खूब बनाते होंगे लोग, पड़ोसी आसपास को बनाते हैं क्या, और कोई है? देखो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ ठरडा आपको। देखो अब ठरडा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ठरडा किण्वन का उदाहरण है भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, हरडा होता है, हरडा, अर्डियम, गुड़न, यानी कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, उनको पानी के अंदर डाल के और मटकी के अंदर डाल के और उनको बिल्कुल ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद, ठीक है, पूरा एकदम टाइट बंद करके फिर मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के और गड्ढे के अंदर। अब जैसे गड्ढे के अंदर, अब बताओ वायु की अनुपस्थिति है, उपस्थिति है, अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, आवाज नहीं, वायु की अनुपस्थिति में अब वो सूक्ष्म जीव सक्रिय होंगे जिन्हें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे किण्वन करने वाले सूक्ष्म जीव उसके अंदर धीरे 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 उस कार्बोहाइड्रेट को सड़ाएंगे, यानी कि हरड़ा और जो गुड़ है अंदर उसको क्या कर देंगे, सड़ाएंगे, बिल्कुल सड़ेगा, एकदम सड़ जाएगा। तो सड़ाने का मतलब ही होता है किण्वन। आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड टोस्ट खाते हो क्या, टोस्ट क्या है, सड़ा हुआ आटा है,
दही खाते हो, सड़ा हुआ दूध है, दही क्या है, सड़ा हुआ दूध है। यही होता है भाई, किण्वन का मतलब सड़ाना, अपघटन करना। पहले से सड़ा दो, बाद में सड़ा हुआ क्या सड़ेगा भाई, टोस्ट है, उसको आटे को पहले ही सड़ा चुके हैं, अब वो टोस्ट कहां सड़ेगा, नहीं सड़ेगा ना। भाई दूध से दही बना रहे हो, दही पहले से सड़ चुका है, अब और क्या सड़ेगा, ठीक है, ज्यादा 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 खट्टा हो जाएगा और उसका सड़ना कुछ नहीं। तो क्या करते हैं, जैसे आपने वो दबा दिया मिट्टी के अंदर, ठीक है, और मिट्टी के अंदर दबाने के बाद में, मिट्टी के अंदर दबाने के बाद में उसके अंदर किण्वन स्टार्ट होगा, वो सारी की सारी चीजें सड़ेगी, ठीक है। अब एकदम हरडा और गुड़ वगैरह सड़ गए, सड़ने के बाद में अपन उसे बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के फिर एक भट्टी के अंदर भट्टी लगा के और उसके ऊपर कुछ बर्तन वगैरह चढ़ा के और उस गोल को डालेंगे, फिर उसे उबालेंगे, इसमें 5-7 दिन लग जाएंगे सड़ने में, ठीक है। फिर इसे उबालेंगे, उबालते जाओ, यानी उबालने पर क्या होगा पता है, एक साइड में ऐसे पाइप लगी रहती है, ठीक है, पानी पानी तो भाप बन के उड़ता जाएगा, और सड़ने पर कार्बोहाइड्रेट होता ना, जो सड़ेगा ना, जो कार्बोहाइड्रेट सड़ेगा, वो कार्बोहाइड्रेट सड़कर किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। उस पाइप से धीरे 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 एल्कोहल टपकता रहता है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, एल्कोहल। अब कार्बोहाइड्रेट का एल्कोहल के में चेंज होना एल्कोहलिक किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कोहलिक। कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, एल्कोहल के अंदर। इस प्रक्रिया को बोलेंगे एल्कोहलिक किण्वन। क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक किण्वन। ये भाई साहब अपने पास एल्कोहल तैयार हो गया। अब ये 100% एल्कोहल है, यदि सीधा पी लिया तो झूम बराबर झूमते रहोगे। अब उसमें क्या करते हैं, फिर उस प्योर एल्कोहल के अंदर खूब पानी मिलाते हैं। दिस इज ए रेडी फॉर देसी ठंडा। पानी मिला दिया, ये ठंडा। अब इस ठंडे में एल्कोहल किसी के अंदर 7%, किसी के अंदर 20%, किसी के अंदर 46%, किसी के अंदर 6%, तो वो एल्कोहल अलग अलग मात्रा। कोई तकड़ा है कि अपने टांगे बिल्कुल ऐसे हिलनी चाहिए, तो लो तैयार है 46% वाला। क्या नहीं, थोड़ा शुरू होना चाहिए तो 6% वाला, इससे थोड़ा तो 8% वाला। अलग अलग जितना है उतना पानी के अंदर एल्कोहल डाल दो। 8% यानी कि अपने पास 100 लीटर पानी है, उसके अंदर 8 लीटर क्या डाल दो, एल्कोहल डाल दो। ये लो 8% वाला दारू तैयार है अपने पास। आगे बात समझ में। तो इस शराब ऐसे बनता है, यानी कि शराब बनाना कौन सा किण्वन हो जाएगा, एल्कोहलिक किण्वन। अभी आप बोलो सर शराब वाली कौन सी बात है, ये आपके सिलेबस के अंदर है किण्वन, इसलिए बता रहा हूँ, एल्कोहल किण्वन है सिलेबस के अंदर। अचार भी ऐसे बनता है, अचार को सबसे पहले सड़ाते हैं, ठीक है, फिर सड़कर उसके अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने साइलेज पढ़ा, साइलेज 11वीं के अंदर, ए और साइलेज पढ़ा क्या? साइलेज क्या होता है? चारा होता है, सड़ा हुआ चारा, हरा मक्का होता है ना, मक्का, उस मक्के को हरी अवस्था में काटते हैं, हरी अवस्था में काट कर उससे गड्ढे खोदते, साइलो, उस साइलो गड्ढों के अंदर दबाते, बिल्कुल वायु रहित गड्ढों के अंदर दबाने पर उसके अंदर किण्वन होता है, लैक्टिक किण्वन। कौन सा किण्वन होता है भाई? मक्का, मक्के के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जहां नाम आए कार्बोहाइड्रेट वहां पे लैक्टिक किण्वन, ठीक है। मक्के के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और मीठी जो चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, जो मीठी चीज होती है, मीठी चीजों में लैक्टिक किण्वन होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक किण्वन होता है। अब मक्का है, मक्का को आप सड़ाओगे, सड़ाने पर लैक्टिक किण्वन होगा। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था, और इस बार सुपरवाइजर के अंदर भी आया कि मीठी साइलेज में कौन सा किण्वन होता है, तो कौन सा किण्वन होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अचार में कौन सा किण्वन होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। शराब में कौन सा किण्वन होता है? एसिटिक किण्वन होता है। कौन सा होता है? एसिटिक। और एसिटिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल। तो किण्वन, किण्वन के बाद तीसरा आ जाएगा रसायनों द्वारा स्थायी विधि में, और चौथी आ जाएगी अपनी डिब्बा बंदी। कौन सी बंदी? डिब्बा बंदी। दुखे तुम, डिब्बा बंदी, डिहाइड्रेशन, किण्वन, रसायनों द्वारा और डिब्बा बंदी। तो सबसे पहला जेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से परिरक्षण की स्थायी विधि कौन सी और अस्थायी विधि कौन सी? यहां तक किसी कोई समस्या? अब अपन सबसे पहले बात करते हैं निम्न तापमान की। किसकी बात करते हैं? निम्न तापमान की। खूब है आज के लिए या पढ़ा या खूब है? खूब है। टाइम क्या हुआ है? चलो 10 बज गए। खूब है आज। अरे
मैं कभी क्लास लेता थकता नहीं हूँ, चाहे कितने घंटे क्लास लगाता रहा। सामने वाले बैठने वाले होने चाहिए, क्लास लेते मैं कभी नहीं थकता। और नहीं, अपने पास ऐसे है कि मैट्रिक भी खूब पढ़ा, जितने घंटे 10 घंटे पढ़ लो चाहिए। आगे क्लास केमिस्ट्री की होगी, तुम पहले बोल रहे हो केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे है, ठीक है, बाकी बात अपन कल करेंगे।